नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है। स्कूल का फाउंडेशन डे है और स्कूल ने 26 साल और आपने 26 साल से भी ज़्यादा इस एजुकेशन के फील्ड में दिए हैं। आपकी सेवाएं उदयपुर शहर और उदयपुर के बाहर भी पूरे राजस्थान में और देश भर में सेवाओं का बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जब ये स्कूल शुरू किया, 26 साल का आपकी ये यात्रा है स्कूल की, तो आपके क्या मन में आया और कब किस उम्र में ये मन में आया कि मुझे स्कूल शुरू करना चाहिए? मैं जब क्लास 6 में थी तब हमारे पापा का दादाजी का गांव है देवगढ़ मधारिया। हम लोग वहाँ गए हुए थे और मेरी चाची जी हेडमिस्ट्रेस थी एक स्कूल में। तो छोटा सा स्कूल है वो। और चाची जी ने मेरे से कहा कि अलका तुम थोड़ी देर के लिए इन बच्चों को संभाल लोगी, हमारी को एक छोटी मीटिंग करनी है। तो 3-4 टीचर्स थी शायद, और वो एक तरफ बैठ के मीटिंग शुरू करी उन्होंने। गर्ल्स मेरे सामने बैठ गई, गर्ल्स स्कूल था, और मैंने उनको कुछ बताना शुरू किया। तो जिस जिज्ञासा से और जिस भाव से वो मुझे सुन रही थी, आंखें बिल्कुल इंक्विजिटिव, उनको इतनी सारी क्यूरियोसिटी, उनको जानने की वो ललक, तो इन सब ने मेरे को उस वक्त इतना भीतर से इतना ज़्यादा मुझे प्रभावित किया कि मुझे वहीं पे ऐसा हुआ था कि मैं बड़े होकर ज़रूर अपना खुद का स्कूल स्टार्ट करूँगी और जो भी मैं बच्चों के लिए कर सकूँ। दूसरा, मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारे यहाँ पे हमारे बच्चों की जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तब मोहल्ले के लगभग 39 बच्चे हमारे घर पे ही होते थे। अब 39 बच्चे और घर के अंदर 2 महीने तक जो उनकी धमा चौकड़ी रहती थी, पर वो मुझे बेहद पसंद है। और जितने बच्चे हों घर में और वो जो हंसी खुशी सीख सकें, वो बहुत अच्छा लगता है। वो पैशन है एक तरह से, जैसे लोगों को गार्डनिंग की हॉबी होती है, किसी को खाना बनाने की, तो मुझे बच्चों के साथ रहने मेरी हॉबी में थी। उसको देख के मुझे वही ऐसा लगा कि मैं तो बड़ी होकर अपना खुद का स्कूल चलाने वाली हूँ। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मैं बड़े होकर अपना स्कूल चलाऊँगी। तो उसी रोज़ उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि बेटा ज़रूर करना है ऐसा। पर फिर जैसे होता है ना, बच्चों के सारे सपने तो कुछ होते हैं और जीवन कुछ और होता है। तो ऐसे ही करके लगा था कि क्योंकि मेरी 11th क्लास के बाद ही सगाई हो गई और फर्स्ट ईयर में शादी हो गई थी, तो ये लगा था कि शायद मैं बीएससी भी कर ना पाऊँ। और साइंस से करना था और बीएससी के लिए 3 इयर्स का डिग्री कोर्स कंटिन्यूएशन में करना ज़रूरी था। तो सेकेंड ईयर में मेरी डॉटर हो गई थी और थर्ड ईयर में फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे हॉस्पिटल भी बुक था और मैं पेपर देने जा रही थी और पैरों में सूजन बहुत रहती थी। तो 9 ही महीने नमक भी नहीं खाया था। तो ऐसा हो गया था कि पैर बहुत सूजे हुए रहते, बिना चप्पल के कॉलेज आना होता था। तो सब जनों को लगता था कि बिना चप्पल के कॉलेज आ रही है, क्यों पढ़ाई कर रही है, इस तरह की बातचीत रहती थी। तो बस दीपक ने बहुत अच्छा किया कि वो 4 दिन लेट हुआ, उसकी वजह से मैं अपना लास्ट पेपर दे पाई। पेपर दे के सीधा मैं हॉस्पिटल ही गई थी और इस तरह से मेरी बेइज्जती हुई। फिर मैंने एमए किया, बीएड किया, तो सारी पढ़ाई मेरी शादी के बाद ही हुई और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से ये अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मेरी पोजीशन बनी थी यूनिवर्सिटी में। तो बस यही है कि वो जो सपना था वो क्लास 6 में देखा हुआ, वो हमेशा दबा हुआ रहा। मैंने 9 मंथ्स के लिए सेंट्रल एकेडमी सदापुरा ब्रांच में जॉब भी किया और सबको मैंने बता रखा था कि मैं अपना खुद का स्कूल स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो सभी को लगता था कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये होगा नहीं, ऐसे थोड़ा। ये हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है और दोनों बच्चे छोटे हैं, तो स्कूल कैसे स्टार्ट करोगी। स्कूल स्टार्ट करने से पहले सबने कहा कि बहुत बार सोच लो, क्योंकि ये होटल जैसा नहीं है कि अगर ग्राहक नहीं आएंगे तो तुम किसी भी रोज़ ताला लगा लोगी और घर बैठ जाओगी। अगर 4 बच्चे भी आए तो तुम्हें स्कूल तो चलाना ही पड़ेगा साल भर। तो ये सही नहीं है डिसीजन। फिर मैंने हम सब बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं एक फ़ोन करती हूँ और उस वक्त जो भी जवाब उस फ़ोन पे आएगा बस मैं उसी को मानूंगी। तो मैंने ईश्वर को याद किया और अपने पापा को फ़ोन लगाया। मैंने कहा मैं स्कूल स्टार्ट करूं या नहीं करूं। उनका बिल्कुल करो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें करना चाहिए। बस मुझे लगा ये ईश्वर ने ही मुझे जवाब दिया है। तो फ़ोन रखते ही मैंने कहा मैं तो अपना स्कूल स्टार्ट करना चाहती हूँ और मैं करूँगी।
तो 6 वर्ष की आयु में ही आपको ये लग क्लास गया? 6 में। क्लास 6 में? 12 वर्ष की आयु। बहुत बढ़िया। तो ये जर्नी सुन के ही मुझे लग रहा है जैसा आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और जिस हिसाब से जो उस टाइम भी स्ट्रगल थे, तो ये जैसा कि सब कहते हैं और आज ये उदाहरण भी मिल गया कि आप इतने दृढ़ संकल्पी हैं कि ये सब भी आपने किया है। तो जब स्कूल स्टार्ट किया तो उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, आपको चुनौतियाँ आई होंगी अलग अलग लेवल पे, तो वो भी प्लीज़ बताइए सबको। हाँ, चुनौतियाँ तो देखिए जितने भी लोग अपना काम करते हैं उनको सामने आती है। जीवन ही चुनौती से भरा हुआ होता है और उसी की वजह से अपन आगे बढ़ पाते हैं। तो छोटी चुनौतियाँ तो ये थी कि पहले तो स्कूल कहाँ स्टार्ट करें, तो घर ढूंढना शुरू किया। तो सहेली नगर में एक घर किराए पे मिल गया। स्कूल वालों को कोई किराए पे घर देता नहीं है कि भाई स्कूल वाले अगर अपना स्कूल स्टार्ट करेंगे तो फिर खाली नहीं करेंगे, तो किराए का घर मिलना बहुत मुश्किल काम था, तो वो मिल गया। अब उसके बाद एक मैटाडोर भी खरीदी और लिमिटेड अमाउंट फाइनेंसेस का था। और फिर मैंने देखा कि सारा दिन मैं बैठती थी, इंतज़ार करती थी कि कोई आए, तो बहुत दूर तक भी कोई आता हुआ नज़र नहीं आता था। मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा कि कैसे ऐड देते हैं, तो मालूम पड़ा कि अखबार में ऐड देने का ऐसा वाला तरीका है। तो मैं स्कूटर से वहाँ पे सुंदरवास गई थी, वहाँ पे ऐड देकर आई। मैंने समर क्लासेस स्टार्ट की, तो मुझे लगा कि इस बहाने मेरा भी टाइम निकल जाएगा और बच्चे भी आएंगे तो अच्छा रहेगा, फुटफॉल हो जाएगा। तो मैंने समर क्लासेस स्टार्ट करी और मैं खिड़की के वहाँ खड़ी थी। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारे लोग स्कूल की तरफ आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे आ गए। और मैंने फिर 3-4 साल तक गर्मी की छुट्टियों में उन बच्चों को डांस सिखाया और करीबन 67 से 70 बच्चे, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नंबर था। इतनी जगह भी नहीं थी मेरे पास में वहाँ पे किराए के घर में। तो डांस से समर क्लासेस के अंदर जो भी पैसा आया वो भी वापस से स्कूल में लगाना, फर्नीचर बनाना। आए दिन मैटाडोर ख़राब हो जाती थी, तो फिर मैं अपनी एम्बेसडर कार में उनको बच्चों को सबको बिठाकर उनके घर छोड़ने जाती थी। और जैसे ही छोड़ती तो पेरेंट्स कई बार कहते मैम खटारा आज फिर से ख़राब हो गई। तो ऐसा ये थे कुछ छोटी छोटी चुनौतियाँ। ये है लगभग 18 साल तक, ऑलमोस्ट 18 साल तक मैं दिन का खाना तो नहीं खा पाई। टिफ़िन ले जाती थी तो पड़ा ही रह जाता था, वापस घर आके ही उस टिफ़िन से ही खाना खाते थे, उसको गर्म करने की भी मेरे को नहीं होती थी। तो ऐसे था। और हाँ, जैसे यहाँ पे हाई एक्सटेंशन लाइन थी, यहाँ बिल्कुल जो सेंटर में है, बीच में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पोल था, उसको कटवा कर बाहर निकाला। तो वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आया हुआ था। अपने जो स्कूल पे आने के लिए जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पे ब्रिज की जगह पहले एक 10 फीट की रपट थी, तो मानसून में उसके ऊपर से पानी निकल जाता था। तो मैं और सुनील सर बस स्कूल की जैसी छुट्टी होती थी, हम दोनों तेज़ी से दौड़ते हुए, करीबन हम लोग 7-8 साल तक हमेशा पुलिया पे होते थे कि बच्चे सेफली निकल जाएं, ढंग से निकल जाएं। तो ये सब है, ये छोटी चुनौतियाँ हैं। बड़ी चुनौती, जो एक्चुअल चुनौती जो मुझे लगी है, वो ये थी अवेयरनेस। जो अवेयर कराना है ना, अब जो समझ आए क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, तो उनमें से जो अवेयरनेस कराने का जो काम है वही सबसे बड़ा चैलेंज है कि सब लोगों को मालूम पड़े कि एक्चुअली बच्चों से क्या चाहिए, हमें पढ़ाना कैसे है, बच्चा पढ़ता ही कब है, सेल्फ स्टडी कब करता है, तो उसमें विलिंगनेस कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और छुटपन से बच्चों को पढ़ाने की आदत कैसे डालें, ये सब अपने आप में एक शिक्षा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को बड़ा करें, इस बारे में अच्छी जानकारी हो, वो सीखें इसको टेक्निकली, और बच्चों को बड़ा करना एक बहुत ही सुंदर काम है। मुझे तो वैसे भी बच्चों का बहुत ज़बरदस्त पैशन है। जैसे लोगों की गार्डनिंग की हॉबी होती है ना, वैसे मुझे बच्चे बस मेरा जीवन है, प्राण है। बच्चे देखते ही मुझे बहुत ताकत आ जाती है, बहुत खुशी होती है उनके साथ में। दीपक और पूजा जब छोटे थे तो हमारे घर में गर्मी की छुट्टियों में 39 बच्चे हमारे मोहल्ले के वहीं होते थे। तो बच्चे कितना उधम करते हैं और खूब शोर करें और आराम से हमारे घर में सब होते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे बहुत। तो उनकी हैप्पीनेस, उनकी आंखों की वो चमक, वही मेरी हॉबी है, वही मेरा पैशन है। तो इसी वजह से ये स्कूल भी हुआ और ये चैलेंजेस कभी लगे ही नहीं। बस ऐसे ही हंसते खाते
निकला। ये तो बच्चों के लिए आपका पैशन तो जग जाहिर है वैसे भी, और सभी जानते हैं। बट जैसा कि आपने बताया कि जब जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी उतनी ज़्यादा इंसान मजबूत होता जाता है, और आपकी इस चुनौती भरी यात्रा में आपको बहुत सारी जगह पुरस्कृत किया गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आपके हिसाब से कौन सा वो पुरस्कार है जो आपके बहुत करीब है और आपके लिए बहुत अनमोल है? जी, पुरस्कार बहुत सारे मिले। एक तो पहली बार पुरस्कार मुझे मिला था वल्लभ नगर में, तो मैंने किसी को बताया ही नहीं। यहाँ पे हम लोग 15 अगस्त का प्रोग्राम करके और बैठे थे, मैं चुपचाप जाने वाली थी, तो एक हमारी निधि माथुर मैम है, उन्होंने कहा कि मैम आज आप इतनी जल्दी कैसे जा रही हो। मैं सबके लिए इडली सांभर बना के लाई थी और हम लोगों ने स्टाफ ने बैठ के खाया, खूब देशभक्ति के गीत जोश के साथ गाए, और उसके बाद मैं निकल रही थी। तो मैंने कहा मुझे आज एक अवार्ड मिल रहा है वल्लभ नगर, तो मुझे जाना है। क्या आपने बताया नहीं? मैंने कहा अभी मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने बुला लिया है अवार्ड देने के लिए, तो इसलिए मुझे शर्म ही आ रही है किसी को बताते हुए कि मुझे अवार्ड मिला है। कुछ काम तो किया नहीं है ऐसा। तो उनका नहीं, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो वो मेरे साथ चली, और रास्ते में हम थे गाड़ी में, तो रास्ते में निधि माथुर मैम मेरे से बोली कि मैम एक दिन आपको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा, तब आप मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलना। मुझे इतनी तेज हंसी आई, मैंने कहा अभी वल्लभ नगर में कोई ऐसा इनाम मिल रहा है जो मुझे पता भी नहीं कि किस लिए दिया जा रहा है, और राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा। पर जिस रोज़ मुझे वास्तव में राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा था, मैंने निधि को, दीपाली को बहुत याद किया। ये दोनों हमेशा मेरे साथ रहे थे, और इनको पूरा यकीन था कि एक रोज़ आपको राष्ट्रपति ज़रूर पुरस्कृत करेंगे। तो ये पुरस्कार है। एक पुरस्कार मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला उससे पहले सैली नगर में जब स्कूल खुला था, जब यहाँ न्यू भोपालपुरा में स्कूल स्टार्ट किया वापस, तो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी कि लोग बाग कैसे जानेंगे कि स्कूल कहाँ है। तो किसी शादी के कार्ड में लिखा होता है कि CPS के पास, तो हमने उसको सेलिब्रेट किया था। एक बार ऑटो वाला पहचान गया कि अच्छा वो सैली नगर में पीछे जो स्कूल है वहाँ जाना है, तो उसको भी हमने सेलिब्रेट किया था। हम सारे स्टाफ वाले बड़े खुश हुए थे कि स्कूल को पहचान गया, ऑटो वाला पहचान गया। तो जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तब जो पुरस्कार एक्चुअल मिला था वो ये था कि मेरे को बहुत सारे लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी, खूब, बहुत ज़्यादा। ऐसे लोग चिट्ठी भी लिखते हैं, मुझे पहले कभी पता भी नहीं था, खूब आती थी, डाक आती थी। और आश्चर्य की बात यह कि वो सिर्फ लिख रहे थे अलका शर्मा और सेंट्रल पब्लिक स्कूल, कोई पता नहीं कि कहाँ पे जाना है, पर वो मेरे को मिल रही थी चिट्ठियाँ। मैंने वो लिफाफे संभाल के रखे, मैंने कहा ये कोई पता ही नहीं लिखा हुआ है इसमें, और चिट्ठियाँ पहुँच रही है। ये भी बहुत बड़ा पुरस्कार था। उसी कड़ी में एक मैं यहाँ ही खड़ी थी, अचानक मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग से इंसान, और भाई अलका है क्या? तो मैंने सोचा कि मेरा नाम इतने हक से बोल के कौन पूछ रहे हैं बाहर। तो मैं कमरे से बाहर ही आ गई, तो बुज़ुर्ग से इंसान थे, चप्पल नहीं पहन रखी थी, बहुत ड्राई स्किन थी उनकी सारी तरफ, और यहाँ खड़े होके उन्होंने कहा कि अलका है? मैंने कहा जी। मैंने पैर छुए उनके, तो बोले कि मैं बेटे तेरे पापा के साथ पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने अखबार में देखा कि तेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, तो मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरे को घर वाले आने नहीं दे रहे थे, उठने नहीं दे रहे थे। पर मुझे लग रहा था कि श्याम जी की बेटी को अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है, बेटा मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि बस मुझे तेरे से मिलने आना है। तो मैं अभी अपने घर वालों को बिना बताए आया हूँ। मेरे पास जीवन में भी शायद समय कम है, पर मैं मरने से पहले चाहता था कि कहीं मेरे मन में नहीं रह जाए, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार था, वो बहुत अच्छा लगा था मुझे, और आज भी मुझे उनका वो आशीर्वाद शक्ति देता है। ऐसे ही पापा तो रहे ही नहीं, उनको तो नहीं मालूम पड़ा कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, पर मैंने हाथ से चिट्ठियाँ लिखी थी जो पापा के साथ जितने इंजीनियर्स थे उनको, नारायण प्रकाश जी अंकल थे, बख्शी अंकल, छैल बिहारी जी माथुर अंकल, इन सबको, CK कोठारी अंकल साहब, इन सबको मैंने हाथ से चिट्ठी लिखी थी कि मुझे राष्ट्रपति से ये पुरस्कार मिल रहा है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। सब ने वापस जवाब दिया, और सबका उत्साह, सबकी इच्छा जो थी, मेरे को जिस तरह से वो आशीर्वाद दे रहे थे, वो एक लाइफ का बहुत बड़ा पुरस्कार है। और हाँ,
अब्दुल कलाम साहब से विज्ञान भवन में दिल्ली जाकर जो पुरस्कार मिला, वो तो खैर अपने आप में एक माइलस्टोन है ही, जीवन का बहुत बड़ा, वो एक तरह का वो इतिहास ही बन गया पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे स्कूल के लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। पर ये बाकी के साथ जो उससे जुड़ी हुए पुरस्कार मिले हैं, ये भी मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। तो वैसे सच्चे और अच्छे मन से आप कुछ भी काम करें तो वैसे भी बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपके साथ आ ही जाता है। आज से 26 साल पहले जब आपने ये बीज बोया था, तो आपने कभी सोचा था कि ये पेड़ वटवृक्ष का रूप ले लेगा और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी? वैसे ये अभी तो खैर सफ़र लंबा है और आगे भी इसकी कई शाखाएं इस वटवृक्ष की निकलेंगी और कुछ निकल गई एक और निकलती रहेंगी, बट कभी आपने सोचा था कि ये रूप भी आएगा स्कूल का? मैंने 1989 में स्कूल स्टार्ट किया था, 18 अप्रैल 1989 को, और फिर यहाँ अपन आए थे 19 अगस्त को, जो अपने खुद की बिल्डिंग में स्टार्ट हुआ। तो 1989 में जब मैं स्कूल स्टार्ट किया था तो खुली आंखों से बड़े सपने दिखते थे। पहले तो मुझे लगता ही नहीं था कि हम कोई किराए की बिल्डिंग में हैं और यहाँ बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो जंगल में टेंट में भी स्कूल स्टार्ट करूँगी तो बच्चे आएंगे, और वो तो नेशनल लेवल पे जाएगा। जोश बहुत था, पता नहीं था कि एक्चुअली चाहिए क्या रहता है, बस ये था कि बच्चों को पढ़ाना है और स्कूल स्टार्ट करना है। तो मैं ऐसा सोचती थी कि 8000 स्क्वायर फीट अगर मेरे पास जगह हो जाएगी तो बस बहुत है, उसमें मैं जो स्कूल स्टार्ट करूँगी वो बहुत ही अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब कहाँ 8000 स्क्वायर फीट और कहाँ ये 1.5-2 लाख स्क्वायर फीट का तो कंस्ट्रक्शन ही है यहाँ का, फिर रॉकवुड्स का, तो ये तो लाखों स्क्वायर फीट हो गया। तो ईश्वर ने जो दिया है वो मेरी सोच से बहुत ज़्यादा है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और ये आप सब लोगों का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये मैंने ही किया है, मेरे को हज़ारों बार ऐसा लगा कि मैं सिर्फ निमित्त हूँ। जिस तरह से सहायता मिलती है, जिस तरह से अपने आप काम होते हैं, तो डेफिनेटली ये आप सबका आशीर्वाद और कोई और ताकत है, ईश्वरीय शक्ति साथ में, जो ये सब साथ साथ करा रही है। मैम कट करते हैं, आनंद चलते हैं। अच्छा, वही जगह में एक जो खास बात है, जब सहेली नगर में आपने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे भी ज़्यादा आबादी नहीं थी, ज़्यादा घर नहीं थे, वहाँ पे भी खेत खलियान बहुत थे। और वैसे ही यहाँ न्यू भोपालपुरा में भी जब आपने स्कूल स्टार्ट किया तो आसपास कोई मकान नहीं था, सिर्फ खेत ही खेत थे। तो ऐसे में लोगों को ये बताना कि एक स्कूल है यहाँ पे जो बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है, और लोगों को ये तब जैसा आपने बोला कि अवेयर कराना स्कूल के बारे में भी, एजुकेशन के बारे में तो कराना ही था, पर स्कूल भी एक स्कूल है जो है, तो उसमें क्या चैलेंजेस आए आपको लोगों को बताना कैसे शहर से बाहर खेतों में ऐसे स्कूल है? मैंने बताया कि जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो बहुत जोश था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जंगल में भी स्कूल स्टार्ट करूँगी तो वो तो वहाँ पे बच्चे आ जाएंगे। तो वो जोश की वजह से ही मुझे ऐसा लगा कि सबको बताना है कि स्कूल यहाँ है। तो उदयपुर का शायद ही कोई घर हो जहाँ पे मैं नहीं गई। उस टाइम पे मेरे को ये नहीं पता था कि वो पैम्फलेट कहाँ छपते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ब्रोशर क्या होता है और कैसे छपता है। तो मैंने पहले ये प्रिंटिंग प्रेस ढूंढी, और ढूंढते ढूंढते मैं चौधरी प्रिंटर्स पे पहुंची थी। फिर वहाँ पे मैंने ब्रोशर, पहला स्कूल का ब्रोशर छपवाया और पैम्फलेट्स वगैरह छपवाए। फिर उदयपुर में अब कार से तो हर घर नहीं जा सकते, तो कार एक जगह पे पार्क करके फिर मैं एक एक घर में जाती थी, और सुबह से लेकर शाम तक। और जोश इतना था कि वो न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, बस ये था कि सब जगह जाना है और सबको अवेयर कराना है, पता पड़े कि यहाँ स्कूल है। मैं उनको कहती थी कि एक हमने ये सहेली नगर में एक स्कूल स्टार्ट किया है, आप प्लीज़ आइए अपने बच्चों के साथ, उसको सिर्फ देखने के लिए आइए, और हम वहाँ पे कुछ आपको अलग चीज़ देना चाहते हैं, जो शिक्षा और लिखना पढ़ना का एक पूरा तालमेल है जिसमें, तो वहाँ आइए। तो इस तरह से फिर स्टेंसिल्स कटवाए लोहे के, और मैं और हमारे घर में निर्वे दादा काम करते थे, हम दोनों रात को 11-12 बजे जाते थे और घरों के वहाँ पे दीवारों पे गेरू लेके और उसको करते। कभी कभी गेरू गीला हो जाता तो वो नीचे बिल्कुल आ जाता था, एकदम खतरनाक,
और कई बार गाय कुत्ते ये सब होते थे तो बड़ा डर लगता था। कभी कभी हमको लगता था कि फ़ोन नंबर और एड्रेस तो सब लिख कर आ गए, तो कोई आके डांटेगा, कहीं स्कूल में आ जाएगा और कुछ कहेंगे कि हमारी दीवार पे क्यों आपने ऐसा पोत दिया पूरा। और फिर हमने, मुझे लगा कि कैसे और जानकारी हो, तो स्टिकर्स बनवाए और चेतक सिनेमा हॉल का वहाँ पे जितनी कार्स खड़ी थी उसे मैंने जाके खुद ही सब कार्स के ऊपर उन स्टिकर्स को लगा दिया। उस रोज़ तो मुझे बिल्कुल डर के मारे नींद नहीं आई कि सबकी कारों पे लगा दिया है, और कहीं फ़ोन तो आएगा ही कोई एतराज़ का, पर ईश्वर कृपा से कोई फ़ोन इस तरह का नहीं आया, कभी किसी ने इस तरह का एतराज़ नहीं किया। ये भी एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। तो पैम्फलेट्स, ब्रोशर, डोर टू डोर मेरे साथ में कई बार दीपाली गई, हमीदा मैम थी वो भी गई कभी, हमीदा जी ने मेरी हेल्प करी थी। ऐसे ही अलग अलग मोहल्ले में कोई जो ऐसे लोग थे जो उस मोहल्ले को जानते थे, तो वो भी कभी मेरे साथ आए, कभी मैं बिल्कुल अकेले भी गई। तो ऐसे 3-4 साल तक उदयपुर का मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई भी मोहल्ला या कोई भी गली छोड़ी हो। मैं सारे एरिया को जानती हूँ और मेरा ये शौक़ भी है। और मैं कई साल तक स्कूल की छुट्टी के बाद 50-60 किलोमीटर का पूरा एरिया हमेशा ऑलमोस्ट रोज़ कवर करती थी कि उदयपुर में कौन सी जगह कहाँ है, बसावट कहाँ तक फैली हुई है। तो ये भी मेरा एक हॉबी में है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप अपनी बात हुई पहले भी कि 26 साल यहाँ और 6 साल वहाँ, तो 31 साल 32 साल की इस जर्नी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल खाली लग रहे हों, बच्चे नहीं आ रहे हों। तो आज के इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको स्कूल में? क्योंकि काम तो स्कूल का चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है ऑनलाइन, पर बच्चे स्कूल में नहीं दिख रहे हैं। मैंने बताया कि बच्चे ही मेरी ताकत है, बच्चे ही मेरा पैशन है। बच्चे तो बहुत ज़रूरी चाहिए और उनकी आंखों में खुशी की चमक आ जाए, बस यही एक्चुअली मिशन भी है। तो बच्चे नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है, और इसीलिए लग रहा था कि मुझे तो उस रोज़ यही लग रहा था जब पहले रोज़ ही बंद हुआ था तभी, कि हमें 10th और 12th की पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत स्पीड से और इतना अच्छे से काम करा रहे थे। तो हमने तो वेरी नेक्स्ट डे ही पहले स्काइप पे शुरू कर लिया, फिर उसके बाद में वो गूगल क्लासरूम स्टार्ट कर लिया। तो 10th 12th का तो हमने एक दिन भी नहीं बिगड़ने दिया। और फिर उसके बाद लगा कि नहीं, बाकी बच्चों के लिए भी अपने को तो करना होगा, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस ही एकमात्र विकल्प लगा। हम जानते हैं कि भाई हम मोबाइल के लिए मना करते थे, सब है, और इसके सिवा कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों से जैसे ही वहाँ पे उनको देखते हैं तो भी बहुत खुशी हो जाती है। बस एक ही तसल्ली कि चलो नहीं मिल रहे हैं पर बच्चे सेफ हैं। शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा डर था और चिंता थी, बस यही था कि वो दिन कब आए जब हम वापस मिलेंगे, पर हर बच्चा वापस हंसता मुस्कुराता वापस लौट के आ जाए और किसी को भी कोई नुकसान न पहुँचे, किसी के परिवार वाले को भी नुकसान न पहुँचे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराहट थी जब शुरू में जब हुआ था, और इटली के अंदर जब इस तरह की वहाँ की समाचार सुन रहे थे तब बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। पर अभी धीरे धीरे जैसे भारत में स्वरूप देख रहे हैं, तो ईश्वर करे बस अब ये मुसीबत का दौर निकल जाए और सब जने अच्छी तरह से आ जाए खुशी से। मैम, ये इस दौर में एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है बच्चों के मन में भी, स्पेशली जिनकी बोर्ड क्लासेस हैं 10th एंड 12th, और अभिभावकों के मन में भी एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि कुछ अभिभावक समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका ऑफिस वर्क होता है, कुछ घर पे हैं फिर भी वो उस तरह से समय नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाई के लिए दें, या कुछ कन्फ्यूजन है कि कैसे पढ़ाएं, बिकॉज पहली बार उनके भी ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उससे वो कैसे बाहर आएंगे, और आप उनको कुछ संदेश दे सकें कि कैसे वो घर पे करें जिससे उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सिचुएशन बहुत यूनिक है, ऐसी कभी पहले ना सोची थी ना जानते थे किस तरह का होगा। अभी आज की सिचुएशन में बेस्ट यही है कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, उसको बच्चे लगन से करें। और मैं हतप्रभ हूँ ये देखकर, जो रेस्पॉन्स मैं देख रही हूँ, माता पिता का रेस्पॉन्स देखें तो इतना बढ़िया है, बहुत ही अच्छा। और अपन जन्माष्टमी के लिए जैसे कृष्ण बनाने के लिए कहा, नंद परिवार कहा, तो माता पिता पूरे नंद परिवार बन के बच्चे के साथ में उन्होंने
वीडियोस भेजे हैं, ऑनलाइन उन्होंने लाइव दिखाया है कि वो लोग इस तरह से तैयार हैं। हाउस होल्ड चोर सिखा रहे हैं तो बच्चे घर पे वो सब काम कर रहे हैं। अपने कैलेंडर में जो भी एक्टिविटी मेंशन्ड है, जितना सिलेबस लिखा हुआ है, अभी अपन बिल्कुल उसके बराबर कर रहे हैं। एक भी एक्टिविटी इसमें से नहीं अपन ने छोड़ी है। तो उसमें जो माता पिता का सहयोग है वो भी सराहनीय है, और बच्चों का रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। तो यही विकल्प अभी बेस्ट है कि जिस तरह से हम क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे को ढंग से पढ़ लें। और बस क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है, तो उसके लिए अपने को बहुत सारी काम करने होंगे जिससे हम खुश रहें, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दें। तो खुश रहने के लिए क्या कर सकते हैं, हमने स्कूल में पहले भी कई बार हमेशा असेंबली में भी बताया है, बच्चों को इंडिविजुअली जो क्लास आती है उसको मैं खुद बैठ के भी बताती हूँ कि हैप्पीनेस इज़ द मेडिसिन। हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है कि अगर हम खुश हैं, चाहे हम 10-15 मिनट के लिए भी एक बार हृदय से, आत्मा से खुश हो जाएं, और मुंह नहीं चढ़ाएं, बात करना बंद नहीं करें, इरिटेट ना हो, ये ठीक नहीं है अपने लिए। तो समझ के साथ, क्योंकि जब हम शिक्षा ले ही रहे हैं तो इतना समझ लें कि इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, इट इज़ इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। तो जैसे हम सिगरेट शराब नहीं पीना चाहिए, उसी प्रकार से हम इरिटेशन से दूर रहें, और बस हेल्प करें, घर में एक दूसरे की मिलजुल के रहें। ऐसा वापस मौका लाइफ में नहीं आए, ना आए, यही हम चाहते भी हैं। पर जब हम एक साथ पूरा परिवार रह रहे हैं तो ये हम एक इतिहास रच रहे हैं, और हमारे ऊपर जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा, जो हमारे सदियों तक आगे तक रहेगा, उसके लिए हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम पूरी तरह से घर में खुश रहें, मिलजुल कर काम करें, फैमिली की टुगेदरनेस फील हो, बच्चे को लगे कि वो सपोर्ट है। और अपने मित्रों के साथ भी जितने भी वेल विशर्स हैं उनको अच्छे से फ़ोन पे बात करें, उनसे पूछें उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी की भी कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर पाएँ, और नहीं तो आराम से बातचीत करें, हंसें, और खुश होने के लिए जो भी और तरीके आपको आते हैं जो सही हों तो उसके ऊपर चलें। तो ये दिन निकलने तो हैं, हम जानते हैं कि ये दिन तो सेम नहीं रहेंगे, और वो सुबह आएगी जब हम वापस से असेंबली ग्राउंड में सब बच्चों के साथ में वही रूटीन में अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए इस बेस्ट विकल्प को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच सभी को इस बारे में बताने के लिए। और इसी के साथ मैं अभी तो विदा लेते हैं हम, फिर जल्द वापस कुछ और सवालों के साथ फिर लौटेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू।